हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं। आशा है आप सभी अच्छे होंगे और एग्ज़ाम का दौर चल रहा है तो आपकी तैयारी भी अच्छी होगी। और ये भी उम्मीद है आप तैयारी में लगातार लगे हुए होंगे। तो लीजिए, आज आपके बीच प्रस्तुत है हमारा 10वीं कक्षा से कवि नंबर 4 जयशंकर प्रसाद और उनके द्वारा रचित ये आत्मकथ्य, जिसको आज हम पढ़ेंगे। तो आइए पहले थोड़ा जयशंकर प्रसाद के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि हरियाणा बोर्ड में कवि परिचय से संबंधित भी थोड़ी बातें, छोटे क्वेश्चन वगैरह पूछ लिए जा सकते हैं। तो आइए थोड़ा पहले जयशंकर प्रसाद पर बात करते हैं और उसके बाद चलते हैं सीधा आत्मकथ्य की ओर। हिंदी साहित्य में आधुनिक काल के अंदर जो भारतेंदु द्विवेदी युग आया, उस द्विवेदी युग के बाद 1918 से लेकर 1936 तक का जो समय रहा, उस समय को छायावाद युग के नाम से जाना जाता है और उसे छायावाद युग के प्रवर्तक कहे जाते हैं जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद का जन्म एक वैश्य परिवार में हुआ 1889 में, और इनके कुल के बारे में, इनके वंश के बारे में कहा जाता है कि सुंगनी साहू नाम से इनका कुल विख्यात था। जयशंकर प्रसाद के पिता का नाम देवी प्रसाद था। जब जयशंकर प्रसाद अपनी किशोर आयु से गुजर रहे थे तो इनके पिता की मृत्यु हो गई थी। जयशंकर प्रसाद का जो साहित्य है उस शैव दर्शन से प्रभावित रहा और 48 वर्ष की आयु में यक्ष्मा नामक रोग से इनकी मृत्यु 1937 में हुई। ये थोड़ा जयशंकर प्रसाद के जीवन के बारे में। आइए अब इनकी रचनाओं के बारे में। जयशंकर प्रसाद ने जो इन 48 वर्ष की आयु में जो साहित्य लिखा, उसमें इनकी काव्य रचनाएं, उपन्यास, कहानी, निबंध संग्रह, नाटक, ये चीज़ें सम्मिलित थी। तो लहर, झरना, आंसू, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, महाराणा का महतो, करुणालय, चित्राधार, कामायनी, ये इनकी काव्य रचनाएं हैं। कंकाल, तितली, ये दोनों इसके उपन्यास है। एक इनका अधूरा उपन्यास भी है जिसका नाम है इरावती। छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल, ये इनके कहानी संग्रह हैं। काव्य और कला, इनका निबंध संग्रह है। फिर जयशंकर प्रसाद ने नाटक बड़ी रुचि से लिखे और काफ़ी नाटक लिखे, परंतु विद्वानों का ऐसा मत है कि इनके नाटक हैं वो रंगमंच के योग्य नहीं हैं, ध्रुव स्वामिनी को छोड़कर। सज्जन, राजश्री, अजातशत्रु, एक घूंट जो हिंदी साहित्य की प्रथम एकांकी मानी जाती है, कल्याणी, प्रणय, विशाख, कामना, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी। जयशंकर प्रसाद के साहित्य में हमने प्रेम तथा सौंदर्य का वर्णन देखने को मिलता है और जो वेदना की अभिव्यक्ति हैं वो देखने को मिलती है। प्रकृति वर्णन देखने को मिलता है, रहस्यवादी भावना देखने को मिलती है, नारी भावना का चित्रण मिलता है, नवीन जीवन दर्शन का चित्रण मिलता है, थोड़ी सी राष्ट्रीय भावना देखने को मिलती है। और थोड़ी क्या, यदि इनके नाटकों को देखा जाए तो वहाँ राष्ट्रीयता की जो भावना है वो कूट कूट के भरी हुई है, मानवतावादी दृष्टिकोण है। जहाँ तक जयशंकर प्रसाद की भाषा शैली की बात है तो इनकी कविताओं में तत्सम प्रधान खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग हुआ है। तो ये था जयशंकर प्रसाद के बारे में थोड़ा सा। अब आइए जो हमारी कविता है आत्मकथ्य, इसके बारे में थोड़ी सी बातचीत करते हैं। आत्मकथ्य का प्रकाशन 1932 में हंस नामक पत्रिका में प्रकाशित हुआ। ऐसा माना जाता है कि जब इनके साथी लेखकगण थे उन्होंने इनसे आग्रह किया कि अपनी आत्मकथा लिखिए, तब इन्होंने कहा कि मेरी आत्मकथा में कुछ, मेरे जीवन में कुछ ऐसा है ही नहीं जो मैं लिखकर दूसरों के सामने प्रकट करूं। उसके बावजूद भी इन्होंने थोड़ी सी अपने जीवन की घटनाएं लिखी, वो इस आत्मकथ्य में दी गई हैं। तो आइए आत्मकथ्य की तरफ बढ़ते हैं। पहला जो पंक्तियां हैं इस आत्मकथ्य की वो हम उठा रहे हैं। मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी यह,
अपनी यहाँ से लेकर देखोगे है गागर रीति यहाँ तक। तो आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं और इसको पढ़ने का प्रयास करते हैं। मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी है, मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो आज कितनी आज घनी, इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, यह लोग करते ही रहते अपना व्यंग्य मलिन उपास, तब भी कहते हो कह डालू दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुख सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति। तो यहाँ तक की पंक्तियाँ हैं। इसमें मधुप जो शब्द आया है उसका अर्थ है मन रूपी भंवरा। गुनगुना का अर्थ है गुनगुनाना या उस मन रूपी भंवरे का सवर। तो कवि कह रहे हैं कि मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी है अपनी। इस पंक्ति का अर्थ है कि जो कवि का मन रूपी जो भंवरा है वो अपनी कहानी गुनगुना कर कह रहा है या बता रहा है। कि क्या कह रहा है कि कवि कह रहा है कि जो मेरा मन है वो आज अपने जीवन की या मेरे जीवन की कहानी वर्णन करने के लिए बेचैन हो रहा है। फिर कवि अगली पंक्ति में कह रहा है कि मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी, घनी अर्थात अत्यधिक, मुरझाकर सिकुड़ कर गिरना। कवि कह रहा है कि आज मेरे मन के भावों रूपी पत्तियां जो कर मुरझाकर गिर रही हैं, या यूं कहें जो मेरे जीवन की जो सुख सुविधाएं हैं या जो सुख है वो मुरझाकर गिर गया है। परंतु मुझे जो इसका स्टिकट लगता है वो यही लगता है कि आज मेरे मन की भाव रूपी जो पत्तियां हैं वो गिर रही हैं। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, अनंत नीलिमा अर्थात सीमाहीन विस्तार। कवि कह रहा है कि इस पृथ्वी पर न जाने कितने ऐसे इतिहास लिखे गए हैं, अर्थात अपने जीवन के बारे में लोगों ने लिखा है। यह लोग करते ही रहते अपना व्यंग्य मलिन उपास, व्यंग्य मलिन यानी कि खराब ढंग से निंदा करना, उपास अर्थात मजाक उड़ाना। कि इस पृथ्वी के ऊपर जो अनंत जीवन इतिहास लिखे गए हैं उनको लिखे हुए को पढ़कर ऐसा लगता है कि ये लोग अपना ही गंदा क्या कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। तब भी कहते हो कह डालू दुर्बलता अपनी बीती, अपनी बीती अर्थात अपने पर बीती हुई, दुर्बलता अर्थात कमजोर। तो कवि कह रहा है कि इतना जानने के बावजूद भी कि इन लोगों ने अपना ही व्यंग्य उपास उड़वाया है, फिर भी आप मुझे अपनी जीवन की कथा लिखने के लिए कहते हो, और वो भी कमजोरियों से भरी हुई कथा। तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति। गागर रीति अर्थात खाली घड़ा या ऐसा मन जिसमें कोई भाव न हो। कवि क्या कह रहा है कि तुम सुनकर सुख पाओगे अर्थात क्या तुम मेरे जीवन की कहानी को सुन सकोगे। अगर मैंने अपने जीवन की जो ये दुखी दास्तां है आपके सामने बयान की तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि मेरा जो जीवन रूपी घड़ा है वो खाली ही है, मेरे जीवन में ऐसा कुछ विशेष नहीं है जो मैं आप लोगों के सामने लिखकर प्रकट करूं। तो ये हैं पहली पंक्तियां, और इसका आप यदि आपके एग्जाम में ऐसा प्रश्न व्याख्या पूछी जाए तो आप इसमें सबसे पहले संदर्भ लिखिए। संदर्भ में लिखिए आपकी जो हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 में संकलित कविता आत्मकथ्य से ली गई पंक्तियां हैं, जिसके रचयिता जयशंकर प्रसाद हैं। जयशंकर प्रसाद ने इन पंक्तियों में जो उनके जीवन की जो विडंबना है उस विडंबना को बड़े ही सुंदर ढंग से पाठकगणों के सामने रखा है। या यूं कहें इसमें ये लिखिए कि कवि ने कहा कि मेरे जीवन में ऐसी कोई उपलब्धियां नहीं है जिसको पढ़कर पाठक आनंदित हों। इसके बाद आप व्याख्या लिखें।
पहले संदर्भ हो गया, प्रसंग हो गया, और प्रसंग के बाद आप व्याख्या लिखे। व्याख्या मैंने आपको समझा दी है। उसके बाद आपको इसका लिखना होगा शिल्प सौंदर्य। तो सबसे पहले तो जो भाषा है वो तत्सम प्रधान खड़ी बोली है, कि तत्सम शब्दों का प्रयोग है इसमें, और खड़ी बोली भाषा है। दूसरा, कवि अपने जीवन के दुखों का वर्णन कर रहे हैं, तो करुण रस है। और लाक्षणिकता का प्रयोग हुआ है। जहाँ तक अलंकारों की बात है तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि स्पष्ट तौर से यहाँ अनुप्रास है और रूपक अलंकार है, और उसके साथ साथ प्रश्न अलंकार भी हैं। क्यों प्रश्न अलंकार क्यों है? कवि हम लोगों के सामने प्रश्न रख रहे हैं कि मैं यदि एक लिख भी दूं अपने जीवन के बारे में, तो क्या तुम सुनकर सुख पाओगे या सुन सकोगे मेरी इस कमजोरियों को? तो यहाँ हम इस पंक्तियों में प्रश्न अलंकार है। तो चलिए अगली पंक्तियों की तरफ बढ़ते हैं। किंतु कहीं ऐसा न हो कि तुम ही खाली करने वाले, अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। यह विडंबना अरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूले अपनी या प्रवंचना औरों को दिखलाऊं मैं। उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की। तो कवि कह रहा है कि किंतु कहीं ऐसा न हो कि तुम ही खाली करने वाले हो, अर्थात कि हे मेरे मन, कहीं ऐसा न हो कि तुम ही मेरे भावों को खाली कर दो, जिससे सभी आनंद प्राप्त करके अपने हृदय को उस रस से भर लें। अपने को समझो मेरा रस ले भरने वाले, अर्थात कि सभी आनंद प्राप्त करके अपने हृदय को उस रस से भर लें। यह विडंबना अरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं। और कहते कि ये तो बड़ी विडंबना की बात है कि मैं जो मेरा जीवन है उसकी बातें बताकर दूसरों के सामने प्रकट कर कर उसकी हंसी उड़ाऊं। अब कह रहा है कि हंसी भी उड़ाऊं कैसे? अगर मैं अपनी कहानी कहता हूं तो ये धोखा ही होगा, क्योंकि हो सकता है मेरे भावों की अभिव्यक्ति है वो हंसी में बदल जाए, लोग सुनकर हंसी उड़ाएं, भूलें अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं। तो प्रवंचना होता है धोखा। कह रहा है कि मैंने अपने जीवन में अनेक भूलें की हैं, कई बार मैं छल कपट का शिकार भी हुआ हूं। क्या मैं ये लिख के लोगों को सामने प्रकट करूं? उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की। कह रहे हैं कि क्या मैं अपने गाथा को लिखकर इस पूरी दास्तान को दूसरों को दिखवाऊं, जो मैंने जीवन पवित्र चांदनी रातों की में बिताया है। उन चांदनी रातों की जो मधुर बातें हैं प्रिय के साथ बिताई हुई, उनको दूसरों के सामने कैसे प्रकट करूं? अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाले उन बातों की, कि जो हंसते हुए मैंने अपनी प्रियतमा के साथ जो बातें की हैं, उन बातों को दूसरों के सामने कैसे प्रकट करूं? मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं सौपन देखकर जाग गया। ताकि मेरे जीवन में स्थायी रूप से मुझे ऐसा कोई सुख मिला ही नहीं, जिस सुख को देखकर मैं सौपन मात्र से क्या हो गया, जाग गया। आलिंगन में आते आते मुस्का कर भाग गया। आलिंगन होता है बाहों को का मिलना या गले मिलना। कहता कि जो सुख है वो मेरी बाहों में आते आते मुझे देखकर मुस्कुराकर मुझसे दूर ही भाग गया। मनुष्य सुख पाने के सपने लेता है, लेकिन सुख क्षणिक है, अस्थायी है, वो लंबे समय तक नहीं बन सकता। तो इस पद में मुख्य तौर पर यदि मोटे मोटे तौर पर कहा जाए तो जयशंकर प्रसाद जी कह रहे हैं कि मेरा जो मन है जो अपने भावांश प्रकट करना चाहता है, वो कहीं ऐसा न हो कि मेरे भावों को खाली कर दे और सुनने वाले उन बातों को सुनकर अपने हृदय में आनंद की अनुभूति प्राप्त करें। क्यों? क्योंकि यदि मैं ये लिख रहा हूं तो ये लिखना मेरी खुद की हंसी उड़ाना है, और जो मैंने जीवन में भूले की हैं उनको दूसरों लोगों के सामने मैं कैसे दिखलाऊं?
क्या मैं वे बातें अपने जीवन की जो मैंने अपने प्रीतम के साथ हंसते हुए खेलते बिताई हैं उनको दूसरों के सामने रखूं? तो कैसे रखूं? और मुझे कोई सुख ऐसा प्राप्त हुआ ही नहीं, क्योंकि मुझसे तो सुख आते आते मुस्कुराकर दूर भाग गया। तो आप इसके संदर्भ में वही चीज़ें लिखें, प्रसंग लिखें, और उसके बाद आप इसका शिल्प सौंदर्य में आप जो पीछे वाली बातें हैं उन्हीं को लिखें। अलग से इसमें कुछ नवीन चीज़ जोड़ने की आवश्यकता आपको है नहीं। आगे चलिए, आगे की तरफ बढ़ते हैं। जो बचा हुआ हिस्सा है उसको पूरा करते हैं। जिसके अरुण कपोलों की मत वाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में, उसकी समर्ति पाथ्य बनी है। थके पथिक की पंथा की सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्या मेरी कंथा की, छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ। क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूँ, सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा। अभी समय भी नहीं है, थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। तो अरुण कपोलों अर्थात लाल गाल, मतवाली अर्थात मदहोश करने वाली, अनुरागिनी उषा प्रेम भरी भोर, समर्ति पाथे समर्ति रूपी सबल, पंथा अर्थात रास्ता, कंथा अर्थात अंतर्मन या गुदड़ी, पथिक यात्री, सीवन सिलाई, व्यथा या पीड़ा। जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। यहाँ कवि अपनी पत्नी की ओर संकेत करते हुए कहता है कि जिसके लाल गालों की महादेश मदहोश, जिसके लाल गालों की लाली मदहोश करने वाली छाया में प्रेम भरी भोर होती थी, उस पत्नी के मधुर मिलन के क्षण मेरी यादाश्त हैं। मैं उन यादों को दूसरों के सामने कैसे लिखकर प्रकट करूं। सब उसकी समर्ति पाथ्य बनी, थके पंथिक की पंथा की, सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। कहता है कि जो मेरी प्रिय है उसकी प्यार भरी यादें ही मेरे जीवन का आधार हैं, सबल है, वही मेरे जीवन का मार्ग है, और उन्हीं के सहारे मैं अपने जीवन की मंजिल पा सकता हूँ। और उन कहानी या उन बातों को मैं दूसरों के सामने कैसे प्रकट करूं। क्या अच्छा नहीं यह कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। कहता कि क्या इससे अच्छा यह नहीं है कि मैं अपनी कथा कहने की बजाय चुप और मौन रहूं और दूसरों की कथाएं सुनता रहूं। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा। जयशंकर प्रसाद ने अपनी आत्मकथा को भोली वाली कहा। कहता कि तुम मेरी ये भोली वाली सरल आत्मकथा जानकर क्या करोगे। अभी समय नहीं है, थकी सोई मेरी मौन व्यथा है, कि ये बताने का अभी उचित समय नहीं आया है, क्योंकि मेरी पीड़ा अभी हृदय में दबी हुई है। तो ये थी जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित आत्मकथ्य। इस आत्मकथ्य को पढ़कर आशा आपको समझ में आई होगी। मैं पूरी जो कहानी है इसको एक बार फिर से आपको मौखिक तौर पे वर्णन कर देता हूँ, क्योंकि थोड़ी सी जटिल है और हर इसको वाचन करने वाला अपने अनुसार इसके अर्थ निकालता है अपनी। तो मुझे जो उचित लगा, मैंने जहाँ से इनको किताबों से पढ़ा है उसके अनुसार मैंने इसको अर्थ बताया। और न मैं ये कहता कि मैं कोई ब्रह्मास्त्र हूँ या मुझे ज़्यादा अत्यधिक ज्ञान है। मुझे जैसा उचित लगा मैंने जो पढ़ा है मैंने वही आपको समझाया है। फिर भी मैं बता देता हूँ कि जयशंकर प्रसाद से जब उनके कविगण या मित्रगण आग्रह करते कि आप अपनी आत्मकथा लिखो, तो वो साफ साफ मना कर देते कि मेरे जीवन में कोई ऐसी उपलब्धियां नहीं हैं जो मैं लिखूं, क्योंकि मैंने कभी बड़ी उपलब्धियां हासिल की नहीं। मेरा जीवन दुखों से घिरा हुआ है। हाँ, क्षणिक सुख मेरे जीवन में आया है, उस सुख को या मेरे जीवन की जो यादें हैं भूलें हैं, मैं उनको दूसरों के सामने लिखकर अपनी हंसी उड़ाने वाला नहीं हूँ। क्योंकि यहाँ असंख्य इतिहास लिखने वाले लोग हुए हैं और उन लोगों का मजाक भी उड़ाया गया है। और कहता है कि फिर मैं किसकी बातें बताऊं। वो बातें जो मैंने अपने प्रीतम के साथ मधुर चांदनी रातों में बिताई हैं, जो मेरे जीवन का आधार मात्र थी, उन बातों को मैं दूसरों के सामने कैसे रख दूं। तो मैं वो बातें बताने वाला नहीं हूँ। तो
कहता कि अभी मैं चुप रहना ही उचित समझता हूँ, क्योंकि अभी इसका उचित समय नहीं आया है कि मैं ये बातें दूसरों के सामने बताऊँ। अभी मेरी जो पीड़ाएं हैं वो हृदय में दबी हुई हैं। आशा आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि जयशंकर प्रसाद इसमें क्या कहना चाहते हैं, और यदि फिर भी आपको न कुछ समझ में आए, कुछ समस्या रहे, तो आप मुझे व्यक्तिगत तौर पर संपर्क करें। लास्ट वाला जो शिल्प सौंदर्य है वो भी आप सेम ही लिखें, अलग से लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है। जयशंकर प्रसाद ने इस आत्मकथा में करुण रस, तत्संप्रदान, खड़ी बोली का प्रयोग किया है। अनुप्रास, रूपक और पर्सनल अलंकार है यहाँ पर, और कोई ज़्यादा अलंकार इसमें घुसाए नहीं है उन्होंने। कोई विशेष बात है नहीं, लाक्षणिकता भाषा में विद्यमान है, तो आप इसी चीज़ को ध्यान रखें। हाँ, जहाँ तक इस कविता के जो प्रश्न हैं वो बड़े ही आसान हैं, उसमें कुछ ज़्यादा है नहीं समझाने वाला। यदि कोई प्रश्न होता है एक तो मैं उसका आप लोगों के सामने वर्णन कर देता, परंतु आसान है, आ जाएंगे आपको एक बार पढ़ने से। जिसको एक आत्मकथा समझ में आ गई है वो पढ़ आसानी से उन क्वेश्चनों को हल कर जाएगा। तो एक बार फिर से बता देता हूँ 2 मिनट के दौरान कि जो मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी है, अपनी मुरझा कर गिर रही पत्तियाँ देखो कितनी आज घनी की। जो जयशंकर प्रसाद वो कह रहा है कि मेरा मन रूपी जो भंवरा है वो कह रहा है कि आज मैं अपने जीवन की कहानी लिखूं, न जाने कौन सी कहानी बयान करने के लिए कह रहा है, परंतु मेरे जो भावों की जो पत्तियाँ हैं वो मुरझा कर आज गिर कर बहुत ज़्यादा हो गई हैं। और इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास लिखने वाले लोग हुए हैं, और उन्होंने अपना ही गंदा मजाक उड़वाया है, और तब भी तुम कह रहे हो कि मैं अपने जीवन की जो कमजोरी है उसको लिखूं। तुम सुनकर क्या सुख पाओगे या आनंद की प्राप्ति होगी? कहीं तुम्हें यह न लगे कि ये जीवन जो खाली घड़े के समान है, और कहीं अपने ही मन को कह रहे हैं कि कहीं ऐसा न हो कि इन भावों को खाली करने के बाद दूसरे जो लोग सुने वो इसको सुनकर अपने हृदय में आनंद भरें। ये बड़ी विडंबना है कि हे प्रीतम, बड़ी विडंबना है कि मैं अपने जीवन की भूलें दूसरों के सामने कैसे प्रकट करूं, क्योंकि मैंने अपने जीवन में धोखे भी बहुत सारे खाए हैं, और मेरे जीवन में जो कुछ है वो है उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की, मिला वो कहाँ वह सुख जिसका मैं सौपन देख कर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्कुरा कर जो भाग गया। कहते कि जीवन में जो प्रीतम के साथ बातें बिताई हैं वही हैं, बातें की हैं मधुर चांदनी रातों में, मैं उनको दूसरों के सामने प्रकट करने वाला हूँ नहीं। सुख मुझे ज़्यादा प्राप्त हुए नहीं, अपने प्रीतम के साथ जीवन व्यतीत करते समय जो क्षणिक सुख प्राप्त हुआ था वह भी मुझसे मिलते मिलते दूर भाग गया, और अपनी प्रिय की जो यादें हैं वही मेरे जीवन का मार्ग बनी हुई हैं। और कहते कि मेरे जीवन की या अंतर्मन की जो गुदड़ी है उसको जब उधेड़ कर देखोगे तो तुम्हें भी पीड़ा होगी कि छोटा सा जीवन है, इसमें कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है, मैं उसको कैसे बताऊं। तो इससे अच्छा कि मैं चुप रहूं और दूसरों की सुनता रहूं, क्योंकि मेरी जो भोली वाली आत्मकथा है उसको सुनाने का भी उचित समय नहीं आया है। तो आशा है आपको जयशंकर प्रसाद समझ में आया होगा। फिर भी यदि नहीं समझ में आया तो प्यारे विद्यार्थीगण आप मुझसे सीधा संपर्क करें, सभी के पास मेरे व्यक्तिगत नंबर हैं। ये आपका जयशंकर प्रसाद कवि नंबर 4 है। जल्द ही हम अगले कवि के साथ और अगली कविता के साथ उपस्थित होंगे। तब तक पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और आपके इस यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि मुझे भी थोड़ा प्रोत्साहन मिले, मैं भी और वीडियो बनाऊं। और कमेंट सेक्शन बंद करने का मैं हर वीडियो में बोलता हूं, और इसमें भी बोल रहा हूं कि समाज में कुछ अनावश्यक तत्व होते हैं जो टांग खींचने का कार्य करते हैं, जो दूसरे लोगों को बदनाम करने का पूरा पूरा भरपूर प्रयास करते हैं। तो सिर्फ इन वीडियो का उद्देश्य है कि आप लोगों तक जो आपका पाठ्यक्रम है वो पहुंचाना, और कोई उद्देश्य नहीं है। इसीलिए मैंने कमेंट सेक्शन को बंद किया हुआ है। न ही कोई बड़ी उपलब्धि या ख्याति प्राप्त करना हमारे जीवन का ध्येय है। ईश्वर का दिया हुआ जीवन में सुख है, खुशी से जीवन व्यतीत करें, बस आप लोग अच्छी प्रकार से परीक्षा पास कर जाएं, यही हमारा ध्येय है। जीवन में आगे बढ़ें, खुश रहें। धन्यवाद।